हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल का स्पेशल एपिसोड टीवी 9 ट्रेंडिंग। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं खबरों का पिटारा लेकर। सबसे पहली खबर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़ी हुई है। भारत में शनिवार को केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती का असर आम जनता के साथ सरहद पार पाकिस्तान में भी हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। वह अमेरिका के दबाव में नहीं आया और रूस से तेल खरीद कर अपने नागरिकों को राहत दी है। भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के बाद आम जन को काफी राहत महसूस हुई है। वहीं सरहद पार से भी केंद्र सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट में भारत सरकार के इस कदम की तारीफ की है। इमरान खान ने लिखा है कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका। उसने प्रेशर को सही तरीके से झेला। इमरान ने आगे लिखा कि भारत ने अपने प्रयासों के दम पर रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपने लोगों को राहत दी। इमरान खान ने आगे कहा कि ये इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि भारत के पास स्वतंत्र विदेश नीति है। अपनी सरकार को याद करते हुए इमरान खान ने कहा कि कुछ ऐसा ही प्रयास हमारी सरकार भी कर रही थी। इमरान खान ने निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए पाकिस्तान का हित सर्वोपरि था, लेकिन दुर्भाग्य से स्थानीय मीर जाफर्स और मीर सादिक सत्ता परिवर्तन के लिए बाहरी दबाव के आगे झुक गए। अब एक बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये कोई पहली बार भारत की तारीफ नहीं की है। इससे पहले भी सरकार जाने के डर के बीच भी इमरान खान ने भारत की खूब तारीफ की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ये चुनाव हार गए हैं। देश की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज देश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उनकी पार्टी को 151 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 73 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का लगभग एक दशक का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष के नेता अल्बनीज देश के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लेबर पार्टी 2007 के बाद पहली बार विजयी हुई है। बता दें कि एंथनी अल्बनीज एक छात्र के रूप में लेबर पार्टी में शामिल हुए। सांसद बनने से पहले वे पार्टी के एक अधिकारी और रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। 1996 में पहली बार अल्बनीज प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। उस साल उन्होंने ग्रैंडलर की न्यू साउथ वेल्स सीट पर जीत हासिल की। 2001 में अल्बनीज पहली बार शैडो कैबिनेट में नियुक्त हुए। 2007 के चुनाव में लेबर पार्टी के जीतने के बाद अल्बनीज को सदन का नेता नियुक्त किया गया था। उन्हें क्षेत्रीय विकास और स्थानीय सरकार के मंत्री के साथ साथ बुनियादी ढांचा और परिवहन मंत्री भी नियुक्त किया गया था। अल्बनीज 2013 में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2007 और 2013 के बीच कैबिनेट मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी। अल्बनीज देश के पहले इतालवी ऑस्ट्रेलियाई पीएम होने वाले हैं। माना जा रहा है कि वे 23 मई को शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उनका पहला काम क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है, जिसका आयोजन टोक्यो में हो रहा है। रूस इन दिनों दुनिया भर के निशाने पर है, जिसकी वजह है कि उसने यूक्रेन पर हमला किया है। इस की बजाय मॉडल वायरस का उपयोग किया जा सकता है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग अभी भी जारी है। शुक्रवार को रूस ने दावा किया कि सेना ने यूक्रेन के मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। रूस ने इसे यूक्रेन के खिलाफ अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत बताया है। रूस का दावा है कि मारियोपोल के स्टील प्लांट में छिपे 2439 यूक्रेनी लड़ाकों ने रूसी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। स्टील प्लांट में छिपे सैनिक अपनी पत्नियों को इमोशनल मैसेज भेज रहे हैं। इसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि शायद अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। प्लांट में छिपे यूक्रेनी सैनिक मरीन की पत्नी ओल्गा बोइको अपने आंसू पोंछते हुए बताती हैं कि गुरुवार को उनके पति ने लिखा, अब हम रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अब हम कभी मिल पाएंगे या नहीं। लव यू, किस यू, बाय। रूस की राज्य समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने मंत्रालय के हवाले से कहा, शुक्रवार को अजोवस्टल में छिपे हुए 500 और यूक्रेनी लड़ाकों ने रूस के सामने हथियार डाल दिए हैं। इस तरह से सोमवार से शुक्रवार तक 2439 यूक्रेनी लड़ाकों ने रूसी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 87 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान कर तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके बाद एक्शन में आते हुए रूस ने फिनलैंड को तत्काल प्रभाव से गैस सप्लाई रोक दी है। रूस ने बताया है कि फिनलैंड ने रूबल में गैस का भुगतान करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सप्लाई को बंद कर दिया गया है। रूस के इस कदम में फिनलैंड में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। इतना ही नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक फिनलैंड की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। फिनलैंड अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से भारी मात्रा में गैस खरीदता है। रूसी सरकारी गैस आपूर्ति एजेंसी गजप्राम ने कहा है कि फिनलैंड ने रूबल में भुगतान करने की मांग मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पड़ोसी देश को गैस की सप्लाई रोक दी गई है। रूस का ये फैसला फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान के बाद आया है। विदेशों से गैस खरीदने वाली फिनलैंड की सरकारी कंपनी गैसम ने कहा है कि वे पहले से ही रूसी गैस सप्लाई को बंद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने दावा किया कि देश में गैस की किल्लतों का प्रबंध कर लिया जाएगा और इससे आम आदमी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि बाहर से गैस आयात करने पर फिनलैंड पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने प्रतिबंधों को देखते हुए सभी गैर आयातक देशों से रूबल में भुगतान करने की मांग की थी। रूस ने कहा था कि सभी देशों की गैस खरीद करने वाली एजेंसियों को रूस के बैंक में एक अकाउंट खोलना होगा और उसी के जरिए रूबल में भुगतान किया जाएगा। हालांकि यूरोपीय संघ ने रूस के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके बाद रूस ने पिछले महीने बुल्गारिया और पोलैंड को गैस काट दी थी। और आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हम फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और ट्रेंडिंग खबरों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग TV9 डिजिटल।